हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर से एक और न्यूज़ विच इज़ केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा इन न्यूज़ है। कारण इसका क्या है, तो चिता आंदोलन आप लोग सब सुन रहे होंगे, उसको लेकर एक बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है कि ये नहीं होना चाहिए, इससे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, देन वी हैव सोसाइटल इम्पैक्ट ऑल्सो। तो वो सारा डायमेंशन आज हम इसके अंदर देखेंगे और ये भी समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट है किस बारे में और इसे क्यों किया जा रहा है। फाइन, सो लेट अस बिगिन with it. So first of all, what is in news that there are two rivers. So one river is called Ken, the other river is called Betwa. दोनों नदियाँ ये मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड हैं। रिवर लिंकिंग का जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया के अंदर बहुत समय से इनटू डिस्कशन है, लेकिन केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है ये रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट नंबर 1 है। मतलब ऐसे कई सारे अंडर प्लानिंग हैं, अंडर पाइपलाइन है, लेकिन ये पहला होने जा रहा है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में होता क्या है, पहले उस बात को समझो। सो देखो यहाँ पर क्या है कि एक एरिया जो कि वाटर सरप्लस एरिया है, एक ऐसी नदी जहाँ पर पानी ज़्यादा है, उसको भेजा जाएगा थ्रू कैनाल्स, थ्रू अ रिवर सिस्टम, जिसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कट करके, जिसकी वजह से लैंड रिक्वायर होगा और हम इसको उस नदी में भेज रहे हैं जहां पर ये पानी डेफिसिट में है। तो यहाँ पर जो केन का रिवर है वो बेतवा के अंदर भेजा जा रहा है, राइट। सो केन इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मध्य प्रदेश एंड बेतवा इज अ लिटिल ऑन द राइट साइड, राइट। उसको हम आगे जाकर देखेंगे, पूरा ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करेंगे केन बेतवा की कैसी है। नाउ ये जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो न्यूज़ में है, उसकी अब मैंने कहा कि कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर रहते हैं बहुत सारे ट्राइबल्स। वो ट्राइबल कम्युनिटी अब ये क्लेम कर रही है कि हमें किसी तरीके का कोई मुआवजा नहीं दिया गया, हमें कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट होने जा रहा है, लेकिन हमारा रिहैबिलिटेशन का कोई भी प्रॉमिस यहाँ पर नहीं किया गया है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि हमने किया, राइट। और रिसेंटली आज की ही न्यूज़ है, अभी मॉर्निंग के अंदर आया कि सरकार जो है वो ये वादा कर रही है अब ट्राइबल से कि दे आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर इट, क्योंकि कई लोगों को मुआवजा मिल गया, कईयों को नहीं मिला, कईयों का तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। सो वो लोग बेचारे यहाँ पर अपने आधार कार्ड लेकर बैठे हुए हैं, अपनी पहचान पत्र लेकर बैठे हुए हैं कि येस दे आर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, और उनका ये हक बनता है कि अगर उनकी लैंड ली जा रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का जो मुआवजा है वो उनको मिलना चाहिए। सो दैट इज़ द होल इशू, बट हम इसको प्रोजेक्ट के लेवल पर जाकर भी अंडरस्टैंड करने वाले हैं। फाइन, ओके। सो ये है रिवर लिंकिंग, जिसका प्रोसेस क्या होता है। तो आप देखो, एक आपके पास होता है यहाँ पर सरप्लस बेसिन। सरप्लस बेसिन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। सो दिस इज़ मध्य प्रदेश के रीजन में अगर हम बात करें। अदरवाइज ऑल्सो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर वाटर का सरप्लस रहता है, लेकिन ऑन द राइट साइड इफ़ यू सी देयर इज़ वाटर स्कार्सिटी। फाइन, तो हम इसमें क्या करेंगे, सरप्लस बेसिन से जहाँ पर एक डैम बनाकर हम पानी को वहाँ स्टोर करेंगे, रेगुलेट करेंगे पानी का जो फ्लो होगा, और रिजर्वॉयर में स्टोर किया जाएगा उस पानी को। वहाँ से एक कैनाल जो है वो बनाई जाएगी एंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो ये जो कैनाल है अप्रॉक्सीमेटली 221 किलोमीटर्स का बनने जा रहा है, एंड देन वाटर डेफिसिट बेसिन के अंदर इसे पानी को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे कि फ़ायदा क्या होगा। अब देखो, कोई फ़ायदा है तभी तो सरकार ये काम करने जा रही है, राइट। तो फ़ायदा यहाँ पर ये होगा कि आसपास वाले जो एरिया है जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पानी पहुँचेगा, और डिटेल में हम आगे देखेंगे बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। फाइन, ओके। सो अब ये प्लान कब से बना, तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान था हमारा 1980 के अंदर, जिसे बनाया गया था नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा, जहां पर ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है। लेकिन वो चीज़ अभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, जिसके अंदर बहुत सारे कारण होते हैं। एनवायरमेंटल रीजंस वर देयर, लोकल कम्युनिटी का रिहैबिलिटेशन वाज देयर, प्रोटेस्ट वगैरह चलते रहे। सो दैट इज़ वाई अब जब उसका पूरा प्लानिंग हो चुका है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आसान नहीं है, इसके अंदर आपको फुल डीपर इंजीनियरिंग टेक्निकलिटी आपको सारी रिक्वायर्ड रहेगी, सारा इक्विपमेंट आपको रिक्वायर्ड रहेगा। जब तक वो आपके पास नहीं है आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। फाइन, और ये प्रिपेयर किसने किया, लाइक आई टोल्ड यू, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर, जो ये सारा इस प्लानिंग, इस इन्वेस्टिगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सारा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सो इस तरीके के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं कि हु इज़ द बॉडी रिस्पॉन्सिबल या हु इज़ द मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, फाइन। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव, क्या है कि यहाँ पर हमने पानी को पहुँचाना है एक डेफिसिट रीजन के अंदर, कहाँ से, फ्रॉम अ सरप्लस रीजन। फाइन जी, आगे देखते हैं अब यहाँ पर। अब
केन रिवर और बेतवा रिवर की ज्योग्राफी को अगर आप देखो, सो हियर इन द मैप यू कैन सी दिस इज मध्य प्रदेश एंड ग्रीन वन जो है ये हमारी क्या है, केन रिवर है, बीच में हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व पड़ता है, एंड देन वी हैव आवर बेतवा रिवर। तो पानी जो है केन से बेतवा की तरफ लेकर जाया जाएगा और इसी को हम कह रहे हैं क्या, केन बेतवा लिंक। सो केन रिवर फ्लो करती है हमारी मध्य प्रदेश से, 427 किलोमीटर्स का है ये रिवर, और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, यमुना रिवर। ओके, ध्यान में रखना, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब अनदर थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज दैट कि पन्ना टाइगर रिजर्व से जो नदी निकलती है वो कौन सी है, इट इज अ केन रिवर। तो आने वाले टाइम पे वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज में पन्ना टाइगर रिजर्व के ऊपर भी असर यहाँ पर पड़ने जा रहा है। फाइन, इसके बाद हम बात करते हैं बेतवा की। तो विंध्यन रेंज से निकलती हुई, यहाँ से आप देख सकते हैं रायसेन, तो हियर आर विंध्यास, विंध्यन रेंज से निकलती हुई रायसेन डिस्ट्रिक्ट से ये मध्य प्रदेश में से निकलती है, 590 किलोमीटर्स की ये रिवर है, मध्य प्रदेश के अंदर से निकलती है और जाती है उत्तर प्रदेश में, जहाँ ये जाकर यमुना को ज्वाइन कर जाती है और फ्लो करती है। ये रीजन को याद रखना, बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। अभी जो बुंदेलखंड रीजन है ये बहुत ही ज़्यादा वाटर स्कार्स रीजन है, यहाँ पे डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। इस डेफिसिट की वजह से यहाँ पर खेती करना और पीने के लिए पानी हो पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात आ जाते हैं, और उसी चीज़ को टेक केयर करने के लिए, उसी चीज़ को केटर करने के लिए ये काम किया जा रहा है। सो बुंदेलखंड को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। फाइन, आगे देखते हैं यहाँ पे। अभी इसको देखो कि ये प्रोजेक्ट जो है इसमें क्या कितने पैसे लगने जा रहे हैं, क्या टाइम पीरियड इसका रहने वाला है, ये भी हमें पता होना ज़रूरी है। सो एज यू सी प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है दैट इज़ 44,605 करोड़ रुपीज़, जिसमें सेंटर का सपोर्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 39 करोड़ रुपीज़ का, 39,000 करोड़ रुपीज़ का रहेगा। हाइड्रो पावर जनरेशन हम यहाँ पर करेंगे डैम को बनाकर कितना, 103 मेगावाट का। इसके साथ साथ सोलर एनर्जी 27 मेगावाट का प्रोड्यूस करेंगे। 62 लाख लोगों तक पीने का पानी जो है वो पहुँचेगा अगर ये हो जाता है तो वाटर सरप्लस रीजन से वाटर डेफिसिट रीजन में पानी की किल्लत भी है, तो इसीलिए हमने पानी को भी वहां तक पहुंचाना है। देन आई लाइक आई टोल्ड यू, बुंदेलखंड रीजन में इरिगेशन को लेकर यहाँ पर बहुत फायदा होगा, और 2 स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगी, ये बात को ध्यान में रखना है, एमपी और यूपी। अभी मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया कि रिवर्स कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रही हैं, तो ये 2 स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व है। इन दोनों ने मिलके, यानी एमपी की स्टेट, यूपी की स्टेट की जो सरकारें हैं, उन्होंने सेंट्रल सरकार के साथ मिलके बैठ के ये सारा प्लान जो है उसे प्रिपेयर किया है। सो इट इज़ नॉट दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओनली डूइंग इट, इसमें स्टेट सरकारों को साथ में लेकर ये काम किया गया है, ठीक है। और 6 साल के अंदर, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 6 ईयर्स के अंदर इसको पूरा करने का टारगेट रखा गया है। अब वाई बुंदेलखंड नीड्स इट, पॉइंट ये आया, तो लाइक वी टोल्ड यू अभी रिसेंटली कि यहाँ पर पानी की कमी है, तो रिपीटेड ड्रॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, रोजगार के लिए लोगों के पास साधन नहीं है, तो ऐसे में पानी का पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनफॉल वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कभी बहुत ही कम, कभी थोड़ी बहुत आ जाती है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो चुका है, पानी की कमी हो गई, जो ज़मीन के नीचे का पानी है वो यूज़ हो चुका है, इसीलिए क्रॉप फेलियर्स बार बार देखने को मिल रहे हैं क्योंकि पानी की कमी बहुत ज़्यादा है। तो फूड इनसिक्योरिटी यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, अनाज का पैदावार जो है वो बहुत कम हो जाएगा। देन कम्स योर फार्मर डिस्ट्रेस, तो खेती से जुड़ा हुआ हमारा किसान है, किसान की हालत ख़राब हो रही है भाई। हम यहाँ पर सरकार की तरफ से वादे कर रहे हैं कि 2022 तक जो इनकम है फार्मर की वो डबल हो जाएगी, पर 2022 को गए हुए तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन फार्मर की इनकम अभी तक भी डबल नहीं हुई, तो उसके अंदर भी ये कंट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। देन देखो अब आने वाला जो वक्त है वो कैसा होने वाला है कि एनवायरमेंटल क्राइसिस की वजह से लोग माइग्रेशंस करेंगे, क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग माइग्रेशन करेंगे, ये होने जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 शायद से पानी के ऊपर हो सकता है, देश आपस में लड़ेंगे, स्टेट्स आपस में लड़ेंगी आने वाले समय में। तो ये कहा जा रहा है कि माइग्रेशंस बहुत सारी हुई क्योंकि पानी नहीं है, तो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ एब्सेंट हो गई हैं वहाँ, एंड हेंस दीज आर द इश्यूज जिसकी वजह से बुंदेलखंड को पानी पहुँचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब हो गया है, राइट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, तो बेनिफिट्स इसके क्या क्या होंगे। पहला चीज़ तो हमने क्या बात की, एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्रॉपिंग आप डबल कर सकते हो यहाँ पे, एवरी सीजन के अंदर आपको इनफ पानी होगा खेती करने के लिए। रीजनल डेवलपमेंट, पानी होगा तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट आसपास होगी, इन्वेस्टमेंट आप लेकर आ सकते हो यहाँ पर। रूरल डेवलपमेंट होगा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, तो पानी से ही सब कुछ है ना। रिड्यूस्ड माइग्रेशन हो जाएगी, तो लोग अपने घर में रहकर, अपने इलाके में रहकर अपनी ग्रोथ लेकर आ सकते हैं, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल कैनाल्स, डैम्स, तो बिजली, पानी, एवरीथिंग, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
फिर आती है एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो कि फ्यूचर ऑफ इंडिया है। एग्रीकल्चर को इंप्रूव करोगे तो एग्रो प्रोसेसिंग के अंदर एंटर कर सकते हो, जो कि करंट गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा फोकस है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए ट्राई कर रही है। अब वाटर सिक्योरिटी जो है, अगेन अगर ये हो जाता है तो पीने का पानी से लेकर खेती तक सारी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर ये कार्यक्रम हो जाने वाला है। ठीक, नाउ द थिंग इज कि चिंता की बात क्या है। सारी पॉजिटिव बातें तो हमने देख ली, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है तभी तो प्रोटेस्ट हो रहा है। तो कहा यह जा रहा है एनवायरमेंटलिस्ट की तरफ से कि इसका ह्यूज कॉस्ट जो है एनवायरमेंट को पे करना पड़ेगा, और इसी की वजह से इसको लेकर ऑपोजिशन के आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। ऑपोजिशन के अंदर आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज बट ऑल द एनवायरमेंटल फ्रेंडली पीपल जो एनवायरमेंट के बारे में सोचते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, उनको लेकर यहाँ पर उन्होंने आवाज़ उठाई है, प्लस द कॉमन पॉपुलेशन, लोकल जो लोग हैं। तो देखो पहले क्या चीज़ आई है, बात यहाँ पर ये हो रही है कि जब ये किया जाएगा, जब आप रिवर को लिंक करोगे तो सबमर्जेंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जैसे आप देखोगे कि केन से पानी बेतवा की तरफ लाया जाएगा तो बेतवा के आसपास के जो गांव हैं वो डूब जाने वाले हैं। ये साफ तौर पर क्लियर हो चुका है कि ये तो सरकार भी कह रही है कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन। तो फिर उनका डिस्प्लेसमेंट तो होना ही है, उनका रिहेबिलिटेशन करवाना पड़ेगा, फॉरेस्ट का डाइवर्जन हो जाएगा। आप देखो एक लोकेलिटी ऐसी जहाँ पर टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है, तो उस एरिया के बीच में से आप एक कैनाल निकालने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप जंगल काटोगे, कितनी सारी लैंड आप एक्वायर करोगे, तो जो जानवरों के जाने का रास्ता है, जो उनका मूवमेंट का एरिया है, आप उसको हैम्पर करोगे। और अगर आप मूवमेंट को हैम्पर करते हो तो उससे डायरेक्टली हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है, और फिर जो लोकल वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है उसको यहाँ पर लॉस फेस करना पड़ता है। सो लाइक आई वाज टेलिंग यू कि टाइगर का हैबिटेट जो है वो फ्रेगमेंटेड हो जाएगा। टाइगर को क्या चाहिए, एक कंटिन्यूस मूवमेंट चाहिए फॉरेस्ट के अंदर, बट अगर बीच में आप ऐसा कैनाल जैसा कोई कंस्ट्रक्शन डैम वाला काम कर देते हो तो फिर टाइगर का मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और देन टाइगर के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे भी पन्ना टाइगर रिजर्व, अब नाम से देखो टाइगर रिजर्व है, और यहाँ पर तो बल्कि टाइगर कंजर्वेशन को लेकर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है बहुत समय से, 1970s के दौर से लॉन्च किया गया। टाइगर डे भी था अभी कल, है ना। तो ये सारी चीज़ें जहाँ हम ध्यान में रख रहे हैं, इतना स्ट्रेस दे रहे हैं एनवायरमेंट को लेकर, बट ऑन द अदर हैंड जब हम ऐसी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं वहाँ पर हम एनवायरमेंट को इग्नोर कर देते हैं, राइट। तीसरी चीज़ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स की हो गई। अगेन नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रिवर की इकोलॉजी चेंज करने जा रहे हो, जो नेचुरल रास्ता है, जो नेचुरल फ्लो है रिवर का, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। केन का रिवर आप डाइवर्ट करोगे। बेतवा एक ऐसी नदी है जहाँ पर पानी का फ्लो कम है। तो अगेन जैसे जब इंसान ने नेचर के साथ छेड़छाड़ की है, उसका नेचर ने, आप देखो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, तो वहाँ पे जो फिशेस रहती हैं या माइक्रोब्स रहते हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो सारा का सारा जो फूड वेब है, फूड चेन एंटायरली विल बी डिस्टर्ब्ड। ठीक, तो ऑपोजिशन क्या कह रही है कि भाई फॉरेस्ट लॉस हो जाएगा। इतने सारे जो जंगल हैं ये कार्बन सिंक का काम करते हैं। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जंगल काटते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हवा जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ जाएगा, वो उसका तो हालत ख़राब ही होने वाला है। तो जो बचा कुचा हमारे पास है उसको तो हम प्रोटेक्ट करके रखें, और ये ऐसा लॉस होने वाला है जो इरिवर्सिबल होगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक। तो सरप्लस रिवर का ये जो आपने आइडिया लगाया है कि केन में पानी फालतू है, कहते हैं कैसे आइडिया लगाया है, हाउ हैव यू कम अप विद सच एन कंक्लूजन, अगेन सच अ डिस्प्यूटेबल थिंग। क्लाइमेट चेंज की अनसर्टेनिटी है। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कहते केन में पानी है। क्यों पानी है? बिकॉज बारिश अच्छी हो रही है इस रीजन के अंदर, तो पानी का अवेलेबिलिटी हुआ। बट सोचो कि आने वाले समय में जब हम क्लाइमेट चेंज की बातें करते हैं, जहाँ पर रेन्स को लेकर कोई सर्टेनिटी नहीं है, मॉनसून लेट हो रहा है, कहीं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं बारिश बहुत कम हो रही है, तो आने वाले समय में क्या केन में उतना पानी रहेगा? अगर आप आज डाइवर्ट कर रहे हो तो पता चले कि केन वाले एरिया वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाएं, दैट कैन बी अ चांस। देन लास्ट थिंग कि अगेन रिवर का लिविंग इकोसिस्टम जो है आप वो डिस्ट्रॉय करने जा रहे हो, विच इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द एंटायर ह्यूमन लाइफ ऑल्सो। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, रिस्पॉन्स क्या है गवर्नमेंट का? तो गवर्नमेंट कहती है जी हम यहाँ पर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन करेंगे, मतलब अगर हम जंगल काट रहे हैं तो हम पेड़ उगाएंगे भी उतना ही किसी और जगह पर। लैंडस्केप का मैनेजमेंट प्लान हमने तैयार किया है जी, यानी पूरे इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन को ध्यान में रखते हुए हम सस्टेनेबल लैंड यूज़ करेंगे जी।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर सरकार बोल रही है। वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट किया जाएगा, कैसे जी? हैबिटेट को प्रोटेक्ट करेंगे। माइग्रेशन अगर हो रही है यहाँ पर एनिमल्स का, तो उसको लेकर भी हम एफर्ट यहाँ पर करने वाले हैं, राइट? वी विल टेक मिटिगेशन एफर्ट्स टू कंट्रोल ऑल दिस। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है कि चीज़ें खराब होने से पहले हम संभाल लेंगे, खराब होने का वेट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग दैट दे आर सेइंग इज कि टाइगर के कंजर्वेशन को लेकर वील डू दिस। इसके अंदर इन्होंने एक बात बहुत स्ट्रांग बोली है कि जो टाइगर का कॉरिडोर है, देखो टाइगर का कॉरिडोर मतलब जो टाइगर का मूवमेंट वाला एरिया, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, कि उस एरिया को हम नहीं छेड़ेंगे, उसका प्रोटेक्शन यहाँ पर इंटैक्ट रहेगा, ठीक। एंटी पोचिंग मेजर्स लेंगे। एंटी पोचिंग का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे शिकारी यहाँ पर जानवरों का शिकार करते हैं, उसको फिर ट्रेड मार्केट में जाकर इलीगली ट्रेड करते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर भी हम लोग मेजर्स लेने वाले हैं, यहाँ पर ये सरकार कह रही है। देन कम्स योर एनवायरमेंटल फ्लो। तो अब यहाँ पर ये भी सरकार कह रही है कि हम ये मेंटेन करेंगे कि एक्वेटिक लाइफ ख़राब ना हो। पानी की अवेलेबिलिटी केन में रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पानी डाइवर्ट कर देंगे, बस इतना करेंगे कि बेतवा के आसपास के जो रीजन्स हैं, बुंदेलखंड जैसे जो रीजन्स हैं, वहाँ पर थोड़ी राहत महसूस हो। देन कम्स योर रिहेबिलिटेशन पैकेज। सारा खेल यहाँ पर अटका हुआ है। अब ट्राइबल्स यहाँ पर जो चिता आंदोलन कर रहे हैं वो यही चीज़ है कि उनको ये लग रहा है, लग क्या रहा है, इनफैक्ट हुआ है कि रिहेबिलिटेशन हमारी हो नहीं पाई है, हमें जो वादे किए गए थे वो हो नहीं रहे हैं, राइट? तो उसको लेकर सरकार कह रही है कि हाँ हम करेंगे, और रिसेंटली ये दोबारा स्टेटमेंट आ गया सरकार का। लास्ट इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मॉनिटरिंग, विच इज़ गोइंग टू डू ऑल दिस मॉनिटरिंग जॉब। देख रेख रखेगा ये पूरे प्रोसीजर को, क्या स्मूथली रन किया जा रहा है, क्या इसमें सिर्फ ह्यूमंस के बारे में तो नहीं सोचा जा रहा, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखते हुए मॉनिटरिंग का काम जो है वो चलेगा, पूरा बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट होगा। एंड इनफैक्ट आई शुड टेल यू दैट कि इसके अंदर जब भी आप कोई ऐसा एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट लेकर आते हो जिसमें एनवायरमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ होने जा रही है, तो उस केस में आपका एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस बात को लेकर जो हमारा एनवायरमेंटल सिस्टम है, जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आप करने जा रहे हो, दैट इज़ अंडर, मतलब ये एक क्वेश्चनेबल चीज़ हो जाएगी कि एनवायरमेंट पे तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है भाई, दिख ही रहा है, तो कैसे ये लोग क्लियरेंस लेने वाले हैं इस प्रोजेक्ट की? इट इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ क्वेश्चन। ओके, देन कम्स योर सोशल इम्पैक्ट। तो लाइक आई टोल्ड यू, इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, विलेजेस अफेक्ट हो रहे हैं, पूरा का पूरा गांव उठ के यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, डूब जाएगा। लैंड एक्वायर होगी तो लैंड का पैसा देना पड़ेगा ना, कंपनसेशन देना पड़ेगा, बहुत ही कम दाम दे रहे हैं ट्राइबल्स को, क्योंकि इतना ज़्यादा समझ नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। लाइवलीहुड लॉस हो जाएगा, बहुत सारे लोगों की इनकम जनरेशन यहाँ से होती है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। इतना ज़्यादा हम लोग देखो ट्राइबल्स के लिए काम करते हैं, वी हैव शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 फॉर द ट्राइबल्स, एंड स्टिल वी आर नॉट एबल टू केटर देम प्रॉपरली, है ना? कहीं ना कहीं उनके साथ थोड़ा गलत हो जाता है, बिकॉज दे लैक द सपोर्ट। नेक्स्ट कम्स ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिपेंडेंस। जनजातियाँ जो हैं, ट्राइबल्स जो हैं, वो जंगल उनका इकोसिस्टम का पार्ट है, और अगर आप उसको डिस्ट्रॉय करते हो तो उनकी आइडेंटिटी पे बात आ जाती है। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता जताई जा रही है इन ट्राइबल्स के द्वारा। एंड लाइक आई टोल्ड यू, कल्चरल आइडेंटिटी, कि भाई आइडेंटिटी खतरे में महसूस की जा रही है ट्राइबल्स के द्वारा। अब अगली चीज़ आती है एथिकल डायमेंशन। देखो हमारा जो पेपर है यूपीएससी का, उसके अंदर प्रीलिम्स में वी हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रिलेट करूं तो ज्योग्राफी के अंदर ही आपको पूछ लिया जाएगा, एनवायरनमेंट के अंदर ही आपको पूछ लिया जाएगा, ये तो है ही है टॉपिक्स। लेकिन इसके करंट अफेयर्स तो हो गया, इसके अलावा अगर मेंस की बात करें तो वहाँ पर भी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ ये एथिकल डायमेंशन से भी इसको आपको समझना होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी, तो पहली इशू यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल जस्टिस, दोनों चाहिए हमें, है ना? दूसरा आ गया इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए, और फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में भी हमें, उनके अधिकारों के बारे में भी सोचना है कि उनके लिए भी कुछ छोड़ना है भाई। आज अपने लिए डेवलप करते रहेंगे, आगे वालों के लिए कुछ बचेगा नहीं। फिर आता है वाटर सिक्योरिटी भी हमें देखनी है, खेती बढ़ानी है, इंडस्ट्री बढ़ानी है, एट द सेम टाइम हमें वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्ट करनी है। तो हम तो फंसे हुए हैं, लाइक डिलेमा है यहाँ पे। तो ये डायलेमास को रिजॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। लास्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो कि बात करता है बार बार एथिकल गवर्नेंस की, बार बार वहाँ पर बात होती है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी लिखा गया है दैट द स्टेट शुड पुट एन एफर्ट, और इनफैक्ट द सिटीजन शुड पुट एफर्ट। डीपीएसपी में स्टेट के लिए लिख दिया और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में सिटीजन्स के लिए लिख दिया। इसके साथ साथ और क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बात भी हम करते हैं, मतलब दोनों चाहिए हमें। तो कैसे डिसीजन लेंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, कैसे डिसीजन लेंगे हमारी सरकार, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? कि सारा का सारा आगे क्या इसका क्या रूप होने वाला है इस प्रोजेक्ट का।
सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, क्या करना चाहिए? तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हमने देख लिया, इम्पैक्ट उसका क्या है. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि क्या करना चाहिए. फाइन. तो पहली चीज़ तो क्या है, इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट. रिवर बेसिन को आपको मैनेज करना होगा, तभी ये चीज़ प्रॉपरली हो पाएगी. आपको बैलेंस बना के रखना है, केन का पानी ज़्यादा नहीं निकालना है, बेतवा में जितना रिक्वायर्ड है उतना देना है. एनवायरमेंटल फ्लो को मैनेज करो. पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, जब भी फैसले लिए जाएं तो उसके अंदर लोकल जो पॉपुलेशन है उसको साथ में लेकर, जिसको हम पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो एक डेमोक्रेटिक लेवल पे काम होना चाहिए, ग्राम सभाओं के साथ एंगेज करके काम होना चाहिए. देन कम्स योर साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी. तो रिसर्च करो, डेटा इकट्ठा करो और फिर उस बेसिस के ऊपर आप कोई डिसीजन लो. ऐसे ही नहीं कि हाँ जस्ट बिकॉज किसी साइंटिस्ट ने कह दिया तो हो जाएगा. नो, डू द सर्वेज, डू द डेटा क्वांटिफिकेशन, तब ये चीज़ होगी, एक्यूरेट प्लानिंग. देन कम्स योर क्लाइमेट रिजिलियंट प्लानिंग. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा साथ साथ में. ट्रांसपेरेंट रिहैबिलिटेशन, लोगों को मुआवजा दो, प्रॉपर उनको घर दो कि यहाँ पर आपको रहने की जगह मिलेगी जी. अभी उनके पास लैंड ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे उनको रिहैबिलिटेट करके दे रहे हैं वहाँ पे लैंड बहुत थोड़ी सी दे रहे हैं. राइट, ये दिक्कत है. बेनिफिट शेयरिंग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एथिकल डायमेंशन से भी आपको एथिक्स के पेपर में GS4 में काम आएगा. क्या, देखो, अगर किसी भी डेवलपमेंट की वजह से वहाँ पर कोई फ़ायदा पहुँचता है, देश को फ़ायदा, हम कह रहे हैं कि देश को फ़ायदा होगा जी, तो वो जो देश को फ़ायदा हो रहा है ना, उस देश के फ़ायदे को जो लोकल कम्युनिटी वहाँ पे रह रही है वो फ़ायदा उसके साथ शेयर होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्राइबल्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुमने डाल दी कि हाँ देश के लिए भला हो रहा है जी, तो आप यू गिव योर कॉन्ट्रीब्यूशन, बट उसका बेनिफिट क्या ट्राइबल्स को मिल रहा है कि नहीं, लोकल पॉपुलेशन को मिल रहा है नहीं, ये बड़ी बात है. ठीक है, स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर चलना होगा. दैट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर्स अप्रोच. फिर आता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जो आने वाले समय बात हो रही है, यही चीज़ है. इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट के साथ ही हम इस चीज़ को करेंगे कि जो ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है बुंदेलखंड का, उसको रिवाइव करने का काम करो ताकि फ्यूचर में और प्रॉब्लम्स नहीं आए. सो वाटरशेड डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड वाटर कंजर्वेशन. लोकल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को आप अडॉप्ट करो, लोकल कम्युनिटी को साथ में लेकर पानी बचाओ आंदोलन जैसे मूवमेंट्स जो हैं उनको लॉन्च करो. मतलब कहने का ये है कि एक होलिस्टिक अप्रोच जो है वो रिक्वायर्ड है. एक तरीके की अप्रोच से या एक तरीके के सॉल्यूशन से काम चलने वाला नहीं है. इट इज़ सच अ सेंसिटिव प्रोजेक्ट और इस तरीके के बहुत सारे प्लान्ड हैं, साउथ में, नॉर्थ में, हिमालयन रिवर्स के साथ एंड पेनिनसुलर रिवर्स के साथ प्लान्ड हैं. ये पहला होने जा रहा है. तो इसी में इतनी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, तो आप सोचो कि फ्यूचर में कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट या ऑपरेशन यहाँ पे लोग ऐसा फील करेंगे कि हमारे ऊपर हो रहा है. राइट, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप यू लाइक द लेक्चर. Thank you very much.